नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेश देवांगन, निखार कोचिंग सेंटर, दिल्ली राजरा में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम लोग भारतीय संविधान का सबसे बुनियादी या सबसे फर्स्ट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। इस चैप्टर का नाम है भारतीय संविधान का संवैधानिक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। आखिर भारतीय संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ी है? इससे पहले संविधान निर्माण से पहले भारतीय शासन कैसे चलता था? ये सब हम लोग पढ़ेंगे और ये भी जानेंगे कि अंग्रेज लोग भारत में यहाँ शासन कैसे स्थापित किए हैं। ठीक है, डायरेक्ट यहाँ ब्रिटेन की महारानी शासन करती थी कि कोई कंपनी आई थी वहाँ की, तमाम प्रकार की जानकारी आपको देंगे दोस्तों। बस आपको इस वीडियो में अंत तक बने रहना है। और ये जो अक्षर है उसको अगर समझ नहीं आता है तो मैं जो बोल रहा हूँ उस पर आप लोग कॉन्सेंट्रेट करिएगा, उस पे फिर समझ आ जाएगा आपको। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इस चैप्टर को मिस नहीं करना है। ठीक है, सबसे पहले यही बात करते हैं कि भारतीय संविधान की आवश्यकता हमको क्यों पड़ी है। तो भारतीय संविधान की दोस्तों आवश्यकता इसीलिए पड़ी है क्योंकि आप सभी जानते हैं पहले मुगल, गुप्त, मौर्य वंश भारत में शासन करते थे। उसके बाद अंग्रेज लोग शासन किए। उसके बाद भारत जो है 1947 में आज़ाद हो गया। अब भारत का शासन कैसे चलेगा, उसका जो नियम कानून रहेगा वो कैसा होगा, वही नियम कानून का बुक ही क्या है, संविधान है और कुछ नहीं है। संविधान क्या है, सिर्फ और सिर्फ मोटा मोटा यही हिसाब है कि नियम कानून जितने भी है कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, राज्य का प्रशासन कौन चलाएगा, एक राज्य है उसका प्रशासन कैसे चलेगा, राष्ट्रपति का चुनाव, लोकसभा का चुनाव, राज्यसभा, सुप्रीम कोर्ट न्याय देने के लिए पहले राजा महाराजा होते थे, अब न्याय देने के लिए हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट्स रहेंगे। ठीक है, जितने भी टैक्सेस कलेक्शन होगा उसका मतलब चेक कौन करेगा, उसको जांच कौन करेगा, या टैक्स आएगा उसको बांटेगा कौन, ठीक है, रखेगा कौन, किसमें बैंक में रखना है। ठीक है, खजाना है, पहले आप लोग मतलब जानते ही हैं राजा महाराजा में खजाना रहता था कोषागार, लेकिन अब कोषागार की जगह क्या है, वही बैंक है, आरबीआई है, बहुत सारे बैंक है। ठीक है, तो इसीलिए अभी जो है भारतीय संविधान की आवश्यकता पड़ी है। सिंपल सी बात यही है कि संविधान जो है नियम कानूनों का बुक है। चलिए शुरू करते हैं। तो सन 1600 ईस्वी की बात करते हैं। ध्यान से सुनिएगा, हम लोग थोड़ा सा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में जा रहे हैं। सन 1600 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ है। कहाँ गठन हुआ है तो याद रखेंगे, लंदन में। लंदन यानी कि ब्रिटेन में ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ है। इस समय बात करें तो ब्रिटेन की महारानी थी, महारानी एलिजाबेथ थी दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, महारानी एलिजाबेथ, ये ब्रिटिश महारानी थी। ये ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था ब्रिटेन में, और इस कंपनी को भारत में व्यापार करने के लिए जो है अनुमति मिल गई। किससे मिल गई अनुमति? उस टाइम ब्रिटेन की महारानी थी एलिजाबेथ। एलिजाबेथ ने बोला कि जाओ आप लोग क्या है मतलब व्यापार कर सकते हैं, आपको छूट दे रहे हैं हम लोग करके। तो ये कंपनी जो है भारत में व्यापार करने के लिए आई। कब आई भारत में? तो 1608 में आई है, 1607-8 याद रखना है। ठीक है, याद रखना है। सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ है। कहाँ गठन हुआ है? लंदन में हुआ है। लेकिन ये कंपनी अपने व्यापार स्थापित करने के लिए, अपना बिजनेस करने के लिए भारत कब आई है? तो सन 1607 या 8 में आई है, भारत में प्रवेश की है, इतना याद रखना है। और सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये है कि सन 1600 में जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ है लंदन में, तब भारत का सम्राट या शासक कौन था? तो याद रखना है दोस्तों, राष्ट्रीय सम्राट कौन थे? अकबर थे, मुगल शासक। अगर हम लोग बात करें, क्वेश्चन आएगा सन 1607 या 8 में जब भारत पहुंचा यह कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, तब भारत का मुगल सम्राट कौन था या भारत का सम्राट कौन था? तो कौन था याद रखना है दोस्तों, वो है जहांगीर। अकबर का जो पुत्र था जहांगीर, वो थे। ठीक है, तो इतना याद रखना है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है 1858 सिपाही विद्रोह, हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले यही याद रखना है, सबसे पहले जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ही यहाँ व्यापार करने के लिए, बिजनेस करने के लिए भारत में आई थी, और धीरे धीरे अपना बिजनेस जो है पूरे भारत में फैला रही थी। और उन्होंने एक चीज़ भी देखा, पहले तो व्यापार करने का ही मकसद था, उसके बाद उन लोग धीरे धीरे राजनीतिक पृष्ठभूमि या राजनीतिक जो इधर विषय है उसमें भी उन लोग अपना हस्तक्षेप करना स्टार्ट कर दिए, या अधिकार करना। ठीक है, उसमें इंटरेस्ट लेने लगे। ऐसा क्यों लेने लगे? क्योंकि आप सभी जानते हैं कि भारतीय राजा, पहले ही आप लोग इतिहास पढ़े हुए हैं, इसमें राजा राजा मतलब राजा के जो भाई लोग हैं, ठीक है, उन्हीं लोग लड़ाई करते थे और राजा बनने के लिए, उत्तराधिकार बनने के लिए। जो राजा के बेटे लोग रहते थे उन लोग भी लड़ाई करते थे भाई भाई में कि अपने पिता के बाद वो शासक बनूंगा तो मैं राजा बनूंगा करके। तो इससे अंग्रेज लोग को समझ आ गया है कि भारत में एकता नहीं है, भारत में क्या है, गला काट प्रतियोगिता चल रही है यहाँ शासकों में करके, सब एक दूसरे को हरा कर या एक दूसरे को हटाकर शासक बनना चाह रहे हैं करके। तो अंग्रेज लोग क्या किए कि राजाओं के
युद्ध में जो दो भाई का मान लो लड़ाई चल रहा है, उसमें एक भाई को सपोर्ट करते थे और उनसे कुछ शर्त रखते थे, हम आपको सपोर्ट करते हैं लेकिन आपको भी कुछ हमको देना पड़ेगा करके। तो सबसे पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, एक कंपनी है वो आई थी, ब्रिटेन कंपनी। यहाँ क्या किए, राजा की मदद किए और मान लो राजा को जिता भी दिए। तो राजा से उन लोग शर्त रखते थे कि अपने एरिया में हमको मुफ्त व्यापार, मुफ्त मतलब क्या होता है, हम लोग से टैक्स मत लीजिएगा, हम लोग बिजनेस करेंगे करके। तो ऐसे सभी क्षेत्रों में धीरे धीरे अंग्रेजी कंपनी जो है ईस्ट इंडिया कंपनी, वो अपना प्रभुत्व या अधिकार स्थापित करते रहे। ठीक है, और इस दौरान पूरे पूरे जो भारत में है लगभग ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन स्थापित हो चुका था। ठीक, सबसे पहले बात करें तो बंगाल में हम लोग पढ़ते हैं 1757 का युद्ध पढ़ेंगे, प्लासी का युद्ध। उसके बाद है 1764 का युद्ध पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए प्लासी का युद्ध, देखिए दोस्तों, प्लासी का युद्ध हुआ था 23 जून 1757 को। 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ था। किसके किसके मध्य हुआ था? एक साइड अंग्रेज मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी थी। अभी ब्रिटेन महारानी डायरेक्ट शासन नहीं कर रही है, एक कोई कंपनी है ब्रिटेन की, वो यहाँ आई हुई है। तो अंग्रेज मतलब वही कंपनी वाला अंग्रेज व सिराजुद्दौला जो बंगाल का नवाब था, उनके मध्य युद्ध होता है और बंगाल में अंग्रेजी शासन स्थापित हो जाता है। मतलब जो है अंग्रेज लोग जीत जाते हैं और भारत में अंग्रेजी शासन की नींव रखी गई है। इस युद्ध के पश्चात अंग्रेजों ने राजनीति में भी कदम रख लिया। ठीक है, याद रखना है। तो बंगाल में राजनीतिक रूप से इन लोग अधिकार कर लिए थोड़ा सा। ठीक है, याद रखना है ईस्ट इंडिया कंपनी। उसके बाद बात करते हैं बक्सर का युद्ध। तो बक्सर का युद्ध हुआ है 1764 में, 22 अक्टूबर 1764 में। इसमें जो है मीर कासिम जो बंगाल का नवाब था, अवध का नवाब शुजाउद्दौला थे और शाह आलम द्वितीय जो है ये मुगल सम्राट थे। ठीक है ना, इन लोग तीनों एक साथ मिले हुए थे और अंग्रेज साइड से एक सेनापति था हेक्टर मुनरो, ये लड़ रहे थे। जीता कौन? तो अंग्रेज लोग ही जीत रहे हैं। ठीक है ना, हेक्टर मुनरो फिर जीत गया। तो याद रखना है ये जो है भारत में ब्रिटिश साम्राज्य स्थापित करने का सबसे बड़ा युद्ध रहा यही वाला। इस युद्ध के बाद भारत जो है लगभग पूरे तरीके से ब्रिटेन का मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी का गुलाम हो गया था लगभग। ठीक है, याद रखना। उसके बाद 1765 में संधि होती है जिसके तहत बहुत सारे संधि का फायदा अंग्रेजों को मिलता है। उसके बाद हम लोग अब पढ़ते हैं संवैधानिक विकास का क्रम। देखिए संवैधानिक विकास के क्रम के अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी, आप जैसे कि जान रहे हैं, जैसे अभी फ्लैशबैक में फिर जाना चाहूँगा मैं, ध्यान से वीडियो में बनेगा दोस्तों, तभी आप लोग को समझ आएगा संविधान की आवश्यकता हमको क्यों पड़ी है। ठीक है, देखिए सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ है लंदन में। सन 1608 में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई है व्यापार करने। मान लो यहाँ की कोई कंपनी है, टाटा, अडानी, जो भी कंपनी है, वो किसी देश में शासन करने जाती है, भारत सरकार द्वारा उसको अनुमति दे दिया गया है और उस कि आप लोग व्यापार कर सकते हो कहीं भी करके। अब कोई कंपनी, भारत की कंपनी है, दूसरे देश में व्यापार कर रही है और भारत की कंपनी है और भारत सरकार को कुछ पैसे नहीं दे रही है, भारत सरकार की बात ही नहीं मान रही है, तो फिर भारत सरकार जो कब्जा करके रखा है कंपनी द्वारा क्षेत्र, उसको क्या है, अधिकार करना चाहेगी। ठीक, उसी प्रकार इसमें है कि ये जो कंपनी है, कहाँ की कंपनी थी? ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटेन की थी और ब्रिटेन महारानी, वहाँ के जो ब्रिटेन शासक थे, ब्रिटेन क्राउन थे, उनको कुछ इन लोग खबर भी नहीं देते थे क्या चल रहा है, कंपनी को कितना आय प्राप्त हो रहा है। ठीक है ना, कुछ पैसा देते थे ना कुछ करते थे, जिससे क्या है, और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि ये कंपनी भारतीयों का बहुत ही ज़्यादा शोषण कर रही थी, चाहे धार्मिक रूप से हो, सांस्कृतिक रूप से हो, सामाजिक रूप से हो या आर्थिक रूप से हो। ठीक है, इसी के चलते सन 1857 में युद्ध भी पढ़ेंगे हम लोग। सबसे पहले जान लेते हैं कि यही संवैधानिक विकास का क्रम 1773 से लेकर 1900 हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हम लोग कौन कौन सा अधिनियम पढ़ने वाले हैं मेन, तो देख लीजिए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, 1813 का चार्टर एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट और 1853 का चार्टर एक्ट, 1858, ये सब हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, भारतीय संविधान पर सर्वाधिक प्रभाव भारत शासन अधिनियम 1935 में पड़े हैं और ये द्वैत शासन है। द्वैत शासन का आरंभ सन 1765 में हुआ है, ये याद रखिएगा आप। बंगाल में हुआ है आरंभ और आरंभकर्ता कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव थे, इतना याद रखना है। और द्वैत शासन के जनक की बात करें तो लियोनस कार्टियस है और भारत में रॉबर्ट क्लाइव थे। समाप्ति किसने की है? वॉरेन हेस्टिंग्स ने। ठीक है, द्वैत शासन को हम लोग दूसरे वीडियो में बात करेंगे। और द्वैत शासन मतलब सिंपल से समझना है, एक क्षेत्र को दो पार्टी चलाना, दो लोग चलाना। जैसे कि बंगाल में एक बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला थे, वो चला रहे थे और एक साइड कौन था? एक साइड अंग्रेज लोग थे, ईस्ट इंडिया कंपनी, दोनों चला रहे थे। अधिकार क्षेत्र को बांट दिया जाता है कि ये काम आप लोग करेंगे, ये काम हम लोग करेंगे, ऐसे करके उसी को द्वैत शासन बोला जाता है।
ठीक है। तो भारत के संवैधानिक विकास प्रारंभ करने से पहले हम देख रहे हैं कि ये जो पढ़ेंगे इसमें जो है अब ब्रिटिश सरकार जो है, ठीक है, ब्रिटिश सरकार मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट है, यानी कि ब्रिटेन की महारानी अब धीरे धीरे कंपनी पर, पर मतलब वहाँ की जो कंपनी आई है भारत में शासन करने के लिए, ईस्ट इंडिया कंपनी, उस पर नियंत्रण करना, अधिकार मतलब नियंत्रण करना स्थापित करेंगे धीरे धीरे, ठीक है, दबाव डालेंगे कंपनी पर, ठीक है। तो वही जो पढ़ते हैं हम लोग। चलिए, तो फर्स्ट है 1773 का रेगुलेटिंग अधिनियम, रेगुलेटिंग या नियामक अधिनियम बोलते हैं। इसके तहत पहली बार कंपनी की गतिविधियों पर ब्रिटिश संसदीय नियंत्रण लागू किया गया। अब कंपनी, पहले जो कंपनी आई थी सन 1608 में, तब कंपनी लोग एकदम स्वतंत्र रूप से शासन कर रहे थे। ब्रिटेन सरकार जो है कोई भी हस्तक्षेप या रुकावट नहीं डाल रही थी, ना ही पूछती थी क्या कर रही है, कैसे चल रही है कंपनी, यहाँ क्या कार्य कर रही है करके। लेकिन सबसे पहली बार अब ब्रिटिश सरकार जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के कामों को देखने लगा, भारत में जो आई हुई है, कि भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है कैसे शासन कर रही है या क्या कर रही है यहाँ करके। तो वही लिखा हुआ है, पहली बार कंपनी की गतिविधियों पर ब्रिटिश संसदीय नियंत्रण, ब्रिटिश जो संसद का नियंत्रण स्थापित होने लगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद है बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल, मतलब बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया, याद रखना है। इसके अंतर्गत दोस्तों ये हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है ना, एक बंगाल का एरिया हो गया, एक मद्रास का एरिया हो गया और एक बॉम्बे का एरिया हो गया। ये बंगाल वाला मेन था, अंग्रेज लोग का जो मेन कोठी था बंगाल ही था, ठीक है ना। बंगाल का गवर्नर भी, बंगाल का भी गवर्नर होता था, मद्रास का भी गवर्नर होता था और बम्बई का भी गवर्नर होता था। गवर्नर मतलब क्या है, एक प्रकार से अधिकारी था ईस्ट इंडिया कंपनी का, ठीक है। तो इस अधिनियम के तहत 1773 के अधिनियम के तहत जो बम्बई का गवर्नर और मद्रास का गवर्नर है उसको किसके अधीन कर दिया गया, तो बंगाल के गवर्नर के अधीन कर दिया गया। मतलब जो बम्बई का गवर्नर है और मद्रास का गवर्नर है वो बंगाल के गवर्नर की बात मानेगा, याद रखना है। इनको शक्ति ज़्यादा दे दी इन दोनों की अपेक्षा, ठीक है, याद रखना है। तो वही लिखा हुआ है, बंगाल के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल का नाम मिला गया। ऐसा क्यों किया गया, गवर्नर गवर्नर तो था ही, लेकिन गवर्नर जनरल शब्द एक्स्ट्रा आया है, जनरल शब्द इसलिए एक्स्ट्रा है क्योंकि इसकी शक्ति बढ़ गई है, ठीक है ना। अगर उन लोग का भी सभी का सेम नाम रहेगा तो पता नहीं चलेगा किसकी शक्ति ज़्यादा है। जनरल मतलब शक्ति जिसकी ज़्यादा है, मतलब बंगाल के गवर्नर की शक्ति ज़्यादा हो गई थी, इसलिए गवर्नर जनरल नाम दिया गया, इतना याद रखना है, ठीक है। तो बंगाल के अधीन कौन कौन सा प्रेसिडेंसी कर दिया गया, मद्रास और बम्बई, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बात करते हैं बंगाल का प्रथम गवर्नर, बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था, तो रॉबर्ट क्लाइव दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है बंगाल का प्रथम गवर्नर। उसके बाद है बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल थे वॉरेन हेस्टिंग्स थे। मैं जो इसमें जो भी पढ़ूंगा वो इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों, ठीक है। जो जो पढ़ रहा हूँ उसको ध्यान से नोट भी करते जाएंगे। ये नोट से बना हुआ है, ऑथेंटिक बुक लक्ष्मीकांत से भी बना हुआ है, ठीक है, 2-3 बुक से बना हुआ है, लक्ष्मीकांत को पूरा इसमें कवर किया गया है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव भी आप लोग को सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए, तो इस समय अगर बात करें हम लोग 1773 का जो अधिनियम लाया गया था, इस समय ब्रिटिश के प्रधानमंत्री कौन थे, पीएम या प्राइम मिनिस्टर, तो कौन थे, लॉर्ड नाथ थे दोस्तों, याद रखेंगे। उसके बाद है बंगाल के गवर्नर जनरल की शक्ति बढ़ाई गई, बिल्कुल बढ़ाई गई है, क्योंकि इनके अंडर में किसको दे दिया गया, इनके अंडर में बम्बई वाला भी गवर्नर था और मद्रास वाला भी गवर्नर था। और सबसे बात इंपॉर्टेंट है वो है चौथा अधिनियम, मतलब चौथा पॉइंट इसका, 1774 ईस्वी में, सन 1774 ईस्वी में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई है। इस सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन थे, कलकत्ता में हुई है स्थापित ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, एलिजा इम्पे थे। और तीन अन्य न्यायाधीश याद रखना है दोस्तों आपको, HCL करके ट्रिक है, अन्य न्यायाधीश। मुख्य न्यायाधीश कौन थे, सर एलिजा इम्पे थे। लेकिन अन्य न्यायाधीश की बात करें हम लोग तो कौन है, चैम्बर्स, लिमेंस्टर और हाइट थे। H मतलब हाइड, C मतलब चैम्बर्स और L मतलब लिमेंस्टर, बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिएगा। उसके बाद है कंपनी के निजी व्यापार, जो कंपनी अपना से व्यापार कर रही थी, ठीक है ना, एक सरकारी कंपनी होती है एक प्रकार से, निजी व्यापार को प्रतिबंध कर दिया गया कि अब उन लोग खुद से अपना व्यापार नहीं कर पाएंगे करके, जो सरकारी वाला व्यापार है वही बस करेंगे, अपने व्यापार नहीं करेंगे करके प्रतिबंध कर दिया गया। अब धीरे धीरे ब्रिटेन सरकार जो है कंपनी पर नियंत्रण स्थापित कर रही है, ठीक है ना। और भारतीय लोग से बहुत उपहार लेते थे, उन लोग लूटते थे भारतीयों को, ईस्ट इंडिया कंपनी लोग, तो उनसे भी उपहार लेना या रिश्वत लेना बंद कर दिया गया, कि कंपनी लोग को बोल दिया गया कि आप लोग भारतीयों से ना रिश्वत लेंगे ना ही कोई गिफ्ट या उपहार लेंगे करके, ठीक है, ये हुआ। उसके बाद जो है कोर्ट ऑफ उसके बाद कोर्ट ऑफ डायरेक्टर दोस्तों, ठीक है ना, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की स्थापना हुई इसी में, ठीक है, याद रखना है उसको।
हिंदी में लिखा जाता है इसको निदेशक मंडल बोलते हैं। ठीक, इतना चीज़ याद रखना है। और कंपनी के प्रशासनिक व राजनीतिक कार्यों को मान्यता भी मिली और केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। केंद्रीय प्रशासन मतलब होता है दोस्तों शक्ति जो है एक जगह हो जाना। जैसे कि इसमें हम लोग पढ़े हैं कि मद्रास व बम्बई दो अलग अलग गवर्नर थे, बंगाल भी गवर्नर थे, तीनों को लगभग समान अधिकार था, लेकिन इस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर को ज़्यादा शक्ति दे दी गई थी और बंगाल के गवर्नर का नाम क्या हो गया था, बंगाल का गवर्नर जनरल हो गया था। तो केंद्रीय प्रशासन एक केंद्र में, सेंटर में आने लगा। उन दोनों का कंट्रोल किसके हाथ में आ गया, बंगाल के गवर्नर जनरल के पास आ गया। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई करके। उसके बाद है दोस्तों इसमें 1781 का सेटलमेंट एक्ट, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 1781 का सेटलमेंट एक्ट, सेटलमेंट एक्ट के अंतर्गत याद रखना है बंगाल, बिहार, उड़ीसा पर भी कानून बनाने की मतलब अधिकार दिया गया। कलकत्ता जो सरकार थी, कलकत्ता के गवर्नर जनरल थे उनको। ठीक है, याद रखना है बंगाल, बिहार और उड़ीसा राज्य पर भी कानून बनाने की शक्ति दी गई। कौन से अधिनियम के द्वारा, तो 1781 का सेटलमेंट एक्ट के द्वारा। उसके बाद बात करते हैं हम लोग सन 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। तो इसमें जो जो पढ़ रहा हूँ उसी बस को आप लोग याद रखना है। ठीक है, तो कंपनी के राजनीतिक व वाणिज्यिक कार्यों को क्या किया गया, इसमें पृथक किया गया दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जो है बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई और बोर्ड ऑफ कंट्रोल राजनीतिक कार्य दिया गया उनको करने के लिए और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को व्यापारिक कार्य दिया गया। ठीक है, तो यहाँ भी क्या है, द्वैत शासन की स्थापना हुई है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1784 वाले में द्वैत शासन की शुरुआत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना है दोस्तों, द्वैत शासन की शुरुआत। उसके बाद याद रखना है आपको भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्र को पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र कहा गया है। उसके बाद है ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी के कार्यों व प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण दिया गया। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात करें दोस्तों तो ये बीओसी की स्थापना है, राजनीतिक कार्य और व्यापारिक कार्य अलग किया गया और द्वैत शासन की शुरुआत की गई, ये इंपॉर्टेंट है इसमें। और इसमें ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, इतना याद रखना है आपको। उसके बाद सन 1786 इंपॉर्टेंट है कि विशेष परिस्थितियों में परिषद के निर्णय को निरस्त करने या लागू करने का अधिकार किसको दिया गया, गवर्नर जनरल को दिया गया। और गवर्नर जनरल को एक उपाधि दी गई प्रधान सेनापति की, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रधान सेनापति की उपाधि जो है गवर्नर जनरल को कब दी गई, तो सन 1786 के एक्ट द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा। और सबसे पहले उपाधि प्राप्त करने वाले गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। चलिए, उसके बाद बात करते हैं हम लोग 1813 का चार्टर अधिनियम, 1801 का। ये जो अधिनियम पढ़ रहे हैं, सिंपल सी बात यही है, लगातार, ठीक है, कुछ कुछ सालों के गैप में ब्रिटेन सरकार द्वारा लगातार वहाँ से जो है कंट्रोल किया जा रहा था कंपनी पर कि कंपनी ऐसे ऐसे काम करेंगे करके। तो याद रखना, इतना बस याद रखना इसमें। ठीक है, तो यही अधिनियम कहलाता है। एक अधिनियम लाया गया है, मान लो पहला नियम कानून लाया गया, फिर दूसरा नियम कानून लाया गया, वही तो अधिनियम है। ठीक है, तो 1813 की बात करें हम लोग तो 1813 में दोस्तों पहली बार शिक्षण पर कि कंपनी जो है भारतीय शिक्षा पर प्रति वर्ष 1 लाख रुपए खर्च करेगी, ये प्रावधान किया गया कि 1 लाख रुपए, याद रखना है, पहली बार शिक्षण पर 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारतीय शिक्षा पर खर्च करेगी। दूसरा है इसमें ईसाई मिशनरीज को धर्म प्रचार की अनुमति। ईसाई मिशनरीज मतलब होता है दोस्तों मिशनरीज की धर्म प्रचारक, मतलब ईसाई जो धर्म के प्रचारक मतलब प्रचार करने वाले लोग हैं, उनको भारत में अनुमति दी गई कि भारत में आके उन लोग अपना धर्म का प्रचार कर सकते हैं। उसके बाद याद रखना है कंपनी का एकाधिकार समाप्त हो गया भारतीय व्यापार पर। भारतीय व्यापार पर कंपनी का एकाधिकार जो था, मतलब सिंगल उन्हीं का अधिकार था, वो समाप्त कर दिया गया। लेकिन कौन सा अधिकार बचा हुआ था इसमें, चाय के साथ व चीन के साथ कंपनी का एकाधिकार बचा हुआ था। ठीक है, जो चाय के साथ, चाय का व्यापार होता था, चाय पत्ती वाला, और जो चीन के साथ व्यापार होता था, उस पर कंपनी का अधिकार बचा हुआ था, उस पर समाप्त नहीं हुआ था एक अधिकार। ठीक है, तो 1813 में याद रखना है। बाकी भारतीय व्यापार पर तो समाप्त हो गया था कंपनी के एकाधिकार, लेकिन चाय व चीन के साथ व्यापार पर अभी समाप्त नहीं हुआ था। वो कब होगा, तो 1833 वाले में होगा। देखिए, उसके बाद पढ़ते हैं 1833 का एक्ट। तो 1833 में जो एक जो अधिकार बचा हुआ था चाय व चीन के साथ व्यापार, वो भी इसमें समाप्त हो गया। इतना याद रखना है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम लोग, जो पढ़ रहा हूँ इसमें जो पीडीएफ में लिखा है सबको ध्यान नहीं देना है, जो मैं पढ़ रहा हूँ उसी को आप लोग को ध्यान देना है। उसके बाद है बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बंगाल का गवर्नर जनरल है उसको पूरे भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। और कंपनी के एकाधिकार, अब कंपनी के पास एकाधिकार बचा है कि कुछ नहीं बचा है, चाय व चीन के साथ बचा हुआ था, ये भी इसमें क्या हो गया, समाप्त हो गया। बहुत ही बारीकी से पढ़ना है दोस्तों। ठीक है, समाप्त हो गया। और याद रखना है विधि आयोग की स्थापना की गई सन 1834 में,
और विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बने थे? लॉर्ड मैकाले बने थे दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है। और याद रखना है इसमें सन 1833 में सिविल सेवा की भर्ती परीक्षा के लिए खुली प्रतियोगिता परीक्षा का प्रयास बस किया गया है। ठीक है, याद भी नहीं करेंगे तो भी चलेगा इसमें। और इसमें दास प्रथा दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, 1843 में दास प्रथा का अंत हो गया, दास प्रथा का अंत हुआ है। और इसमें बताना चाहूँगा दास प्रथा का अंत हुआ उस टाइम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड एलन बरो थे दोस्तों, एलन बरो थे, बहुत इंपॉर्टेंट, लॉर्ड एलन बरो। लिख रहा हूँ उसको अच्छे से ध्यान से पढ़िए, लॉर्ड एलन बरो थे। ठीक है, जब दास प्रथा का 1843 में अंत हुआ है, ये याद रखना है आपको। और याद रखना है आपको कि प्रशासन करने में भारतीयों को इसमें शामिल किया गया है, ये भी याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है प्रशासन करने में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 1853 का चार्टर अधिनियम। तो ब्रिटिश संसद द्वारा इसमें याद रखना है सिविल सेवकों में खुली प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन किया गया, संसदीय पद्धति का भी आरंभ किया गया, ये याद रखना है आपको। और बस इतना याद रखना है, इसमें ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना है 1853 में। उसके बाद बात करते हैं हम लोग 1800। दोस्तों अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ध्यान समझिएगा, 1858 का अधिनियम पढ़ने जा रहे हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट अधिनियम है। इसमें ये अधिनियम सबसे खास इसीलिए था क्योंकि दोस्तों जैसा कि आप सभी को मालूम है कि 1857 का विद्रोह पढ़ते हैं हम लोग, 1857 की क्रांति का विद्रोह पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी लोग अभी तक शासन कर रहे थे, सन 1607-8 से आ गए हैं भारत में यहाँ अपना बिजनेस करने के लिए, और भारत के सभी क्षेत्र पर अधिकार कर लिए हैं और भारत के लोगों का शोषण कर रहे हैं, चाहे आर्थिक हो, सामाजिक हो, राजनीतिक हो या सांस्कृतिक हो। सबसे अगर बात करते हैं 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण, तो तात्कालिक कारण क्या था? चर्बी वाले कारतूस था। गाय व सुअर की चर्बी को क्या है इसमें बारूद के रूप में उन लोग प्रयोग करते थे, और जिन लोग आर्मी लोग थे, भारतीय सैनिक लोग थे, उन लोग को गोली चलाने के लिए उसमें बंदूक में मतलब गोली चलाने के लिए उसको छीलना पड़ता था मुंह से। ठीक है ना, जिससे क्या उन लोग का धर्म भ्रष्ट होता था, धार्मिक रूप से अपमान हो रहा था। ठीक है, तो इसीलिए उन लोग विद्रोह किए हैं इसमें, और विद्रोह जो है बहुत ही ज़्यादा भयंकर विद्रोह हुआ था। हालांकि पूरे भारत में नहीं फैल पाया था, थोड़ा मतलब सक्सेस तो नहीं हो पाया था, लेकिन लगभग कि ये तो साबित हो गया था कि अंग्रेज लोग यहाँ शासन कर रहे हैं, उससे भारतीय लोग बहुत ही ज़्यादा असंतुष्ट है। यही बात जो है ब्रिटिश जो महारानी है उसको पता चला। उसके बाद वो उन लोग संज्ञान लिए कि अब जो है हम लोग खुद शासन करेंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ शासन नहीं करेगी करके। ठीक है, तो याद रखना है। उसके बाद वो जो विद्रोह के बाद अधिनियम लाया गया है ब्रिटेन महारानी द्वारा, वो कौन सा अधिनियम है? तो देखिए इसमें दोस्तों याद रखना है 1858 का भारत शासन अधिनियम, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन है, देखिए लिखा हुआ है ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन अब समाप्त कर दिया गया। अब किसके हाथ में आ गया भारत का शासन? क्योंकि अंग्रेज लोग तो अधिकार करे ही करे हैं, वही ब्रिटेन जो कंपनी थी वो भी अंग्रेज की ही थी। ठीक है, उसके बाद भी अंग्रेज लोग करेंगे, लेकिन अंग्रेज लोग के पहले कंपनी लोग कर रहे थे यहाँ भारत में शासन, अब क्या है अंग्रेज लोग डायरेक्ट करेंगे, महारानी लोग। ठीक है, तो उसके बाद जो है ब्रिटिश क्राउन या महारानी का शासन आरंभ हो गया, ये याद रखना है आपको। उसके बाद है देखिए वायसराय। अब जो है गवर्नर जनरल का हम लोग पद देखते थे, अब वो वायसराय कहलाने लगेगा। गवर्नर जनरल मतलब जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो अधिकारी होता था उसको गवर्नर जनरल बोलते थे, लेकिन उसी की जगह वायसराय कहलाने लगा। वायसराय दोस्तों याद रखना है, ये ब्रिटिश महारानी डायरेक्ट भारत में शासन करने तो नहीं आ सकती, क्योंकि उनको अपना भी देश संभालना है, इसलिए अपना एक प्रतिनिधि भेजती थी, प्रत्यक्ष रूप से एक प्रतिनिधि भेजती थी, उसको वायसराय बोला जाता था। ठीक है, ये याद रखना है उसको। और ब्रिटिश ताज पत्र भी कहा जाता है, ब्रिटिश ताज का आरंभ हो गया कब से? 1858 के अधिनियम से, ये याद रखना है। और भारत के प्रथम वायसराय कौन बने हैं? तो लॉर्ड कैनिंग बने हैं दोस्तों, लिखा हुआ है लॉर्ड कैनिंग करके। ठीक है, देखिए इसमें अक्षर समझ नहीं आएगा, ठीक है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, मैं जो बोल रहा हूँ उस पर आप लोग ध्यान दीजिए। ठीक है, उसमें ध्यान दीजिए आप लोग कि लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय। प्रमुख प्रावधान देखें तो भारतीय प्रशासन का नियंत्रण किसके हाथ में चला गया? ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ से अब चला गया, मतलब उनके पास अब रहा नहीं, उनके हाथ से अब किसके पास चला गया? ब्रिटिश क्राउन या महारानी के पास। ठीक है ना, जैसे कि आप सभी जानते हैं बीओसी की स्थापना कौन से अधिनियम में हुई है? तो सन 1784 में हुई है, और बीओडी की स्थापना 1773 में। बीओसी मतलब कंट्रोल है, और डी मतलब क्या है? डायरेक्टोरेट, निदेशक मंडल।
तो ये पद समाप्त कर दिया गया और भारत सचिव, लंदन में भारत सचिव का एक नया पद बनाया गया दोस्तों, याद रखना है। और भारत प्रशासन पर संपूर्ण नियंत्रण यही करता था, भारत सचिव। उसके बाद है, देखिए प्रथम वायसराय वही लिखा हुआ है। लंदन में इंडिया काउंसिल, लंदन में इंडिया काउंसिल या लंदन में भारतीय परिषद का गठन भी किया गया है, भारतीय परिषद का सृजन। इसमें 15 सदस्य थे दोस्तों, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को इसमें शामिल करने की शुरुआत इसमें करेंगे, नीचे वाले में, ठीक है ना। अभी तो इसमें इतना याद नहीं रखना है, चलो। इसमें क्या क्या याद रखना है 1858 वाले में, तो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया, गवर्नर जनरल को, दूसरा पॉइंट, गवर्नर जनरल को वायसराय कहा गया। तीसरा, भारत सचिव का नया पद का सृजन किया गया। चौथा जो है, लंदन में ईस्ट इंडिया मतलब लंदन में इंडिया काउंसिल की स्थापना की गई। ये याद रखना है आपको, बस इतना ही याद रखना है आपको, ठीक है, और कुछ याद नहीं रखना है आपको। उसके बाद भारतीय परिषद अधिनियम 1861, इसमें जो है वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई। अध्यादेश, अध्यादेश क्या होता है, जब सदन जो है सत्र में नहीं, मतलब संसद का सत्र मतलब नहीं चलते रहता है, ठीक है ना, मतलब कि मीटिंग, जब मीटिंग नहीं चलते रहता है, मीटिंग जो है दोस्तों अभी भी देखते हैं हम लोग, 3 मीटिंग होता है एक वर्ष में, ठीक है। जैसे वहाँ हम लोग देखते हैं ग्रीष्मकालीन सत्र देखते हैं, और शीतकालीन सत्र है, और एक बजट सत्र है। तो मीटिंग जो है होता ही होता है 3 बार, ठीक है। तो वही जो है, अगर सत्र नहीं चलते रहता है, तब कोई राष्ट्रपति को या गवर्नर जनरल को कोई राष्ट्रीय महत्व के दृष्टिकोण से कुछ लगता है, कुछ कानून बनाना चाहिए करके, तो अपने स्वेच्छा से वो मंत्रिपरिषद की सलाह से बना देते हैं। वही जो है अध्यादेश कहलाता है, जो इमरजेंसी में बनाया जाता है वो, ठीक है, याद रखना इतना। तो ये 6 माह के लिए बनाया जाता था पहले, ठीक है। उसके बाद है, कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल की गई, ये भी याद रखना है। कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल भी की गई थी, ये याद रखना है इसमें। और विभागीय प्रणाली या पोर्टफोलियो प्रणाली की शुरुआत भी हुई है इसमें। और याद रखना है, इसमें विकेंद्रीकरण की शुरुआत हुई है, जैसे कि हम लोग शुरू में पढ़े हैं 1773 वाले में केंद्रीकरण किया गया, मतलब मद्रास व बम्बई को बंगाल के अधीन कर दिया गया था। अब दोनों को थोड़ा थोड़ा अधिकार देके फिर अलग किया जाएगा, ठीक है, उनको भी अधिकार थोड़ा दिया जाएगा। तो इतना याद रखना है इसमें 1861 में, कि अध्यादेश वाला याद रखना है, और कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीयों को शामिल किया गया, और पोर्टफोलियो पद्धति की शुरुआत की गई, इतना याद रखना है, विभागीय। उसके बाद है भारतीय परिषद अधिनियम 1892, इसमें याद रखना है निर्वाचन पद्धति का आरंभ। निर्वाचन पद्धति तो है ही इसमें, लेकिन निर्वाचन इसमें कैसा वाला निर्वाचन रहेगा, अप्रत्यक्ष रहेगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति का प्रारंभ रहेगा, ये याद रखना है। और इसी में केंद्रीय विधान परिषद के कार्य में वृद्धि कर उन्हें बजट पर बहस करने, चर्चा करने तथा कार्यपालिका से प्रश्न उत्तर करने का अधिकार भी दिया गया दोस्तों, ठीक है, ये याद रखना है आपको। उसके बाद है 1909 वाले में, तो 1909 वाले में याद रखना है आपको, इसमें मार्ले मिंटो सुधार। तो दोस्तों इसमें इतना ही चीज़ याद रखना है 1892 वाले में, कि 1892 में अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति का आरंभ हुआ है। और याद रखना है, इसमें विधान परिषद के सदस्यों को बजट पर चर्चा, बहस करने या कार्यपालिका के प्रश्न उत्तर देने के लिए अधिकृत भी किया गया, इतना याद रखना है। उसके बाद है 1900, फटाफट करते हैं इसको, 1909 में मार्ले मिंटो एक्ट कहा जाता है। मार्ले जो है दोस्तों याद रखना है, भारत सचिव थे इस टाइम, और मिंटो जो है वो वायसराय थे। वायसराय लॉर्ड मिंटो, भारत सचिव मार्ले थे। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था की गई मुसलमानों के लिए, ये याद रखना है आपको, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली। उसके बाद है वायसराय की कार्यकारिणी में प्रथम भारतीय शामिल किया गया, किनको शामिल किया गया, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को। और सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक लॉर्ड मिंटो को ही कहा जाता है, और इसमें अप्रत्यक्ष चुनाव किया गया, इतना याद रखना है आपको, ठीक है। उसके बाद है 1919 को मांटफोर्ट सुधार बोलते हैं। मांटफोर्ट सुधार के अंतर्गत याद रखना है, मांट क्यों कौन थे, क्यों कहा जाता है मांटफोर्ट, तो भारत सचिव इसमें मांटेग्यू थे, और वायसराय इसमें चेम्सफोर्ड थे। इसमें जो है द्विसदनात्मक प्रणाली स्थापित की गई। पहले केंद्रीय विधानसभा थी, उसके जगह केंद्रीय विधानसभा और राज्य विधानसभा थी। इसके अंतर्गत याद रखना है, लोकसभा और राज्यसभा का गठन किया गया, इतना, ठीक है, 2 सदन किया गया इसमें, इतना याद रखना है। पहली बार उत्तरदायी शासन शब्द का प्रयोग, प्रांतों में द्वैत शासन, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रांतों में द्वैत शासन, और विषयों में विभाजित किया गया, आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय, और केंद्र में द्विसदनीय वाला यही वाला है, ठीक है। और सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन पद्धति का विस्तार करते हुए सिख, ईसाई, आंग्ल भारतीय और यूरोपियों के लिए भी किया गया, और इसमें प्रत्यक्ष निर्वाचन भी किया गया। और 7वां पॉइंट है, महिलाओं को मताधिकार का भी
अधिकार दिया गया, इतना याद रखना, मत देने का अधिकार। उसके बाद है 1926 में केंद्रीय लोक सेवा आयोग की भी स्थापना की गई है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1926 में केंद्रीय याद रखना है, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं, पहली बार केंद्रीय बजट व राज्य बजट से अलग करते हुए राज्य विधानसभाओं को अपना अलग बजट प्रस्तुत करने का अधिकार दिया गया। उसके बाद भारत शासन अधिनियम 1935 में याद रखना है, इंडिया काउंसिल, जो इंडिया काउंसिल का दोस्तों गठन हुआ था 1858 के अधिनियम द्वारा, वो भी इसमें समाप्त हो गया। अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई और इसमें सूची का विभाजन किया गया, उसमें समवर्ती सूची भी शामिल किया गया। और प्रांतों में द्वैत शासन समाप्त हो गया, इसमें प्रांत लोगों को स्वायत्तता मतलब स्वतंत्रता दी गई, उनको अधिकार दिया गया। और याद रखना है इसमें दलित, मजदूर, महिला को भी सांप्रदायिक पद्धति के लिए योग्य किया गया उनको। और 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई, जिसके मुख्य न्यायाधीश कौन थे? मॉरिस ग्वेयर थे दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके मुख्य न्यायाधीश कौन थे? मॉरिस ग्वेयर थे, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मॉरिस ग्वेयर। उसके बाद है 1937 में ही बर्मा को भारत से अलग किया गया है, क्योंकि बर्मा बर्मा जो है बर्मा के जो उधर लोग हैं, उन लोग कांग्रेस के साथ गठबंधन कर लिए थे और बहुत ज़्यादा शक्तिशाली बना रहे थे अंग्रेजों को भगाने के लिए, इसलिए अंग्रेज लोग बर्मा को अलग कर दिए। 1937 में अलग हो गया। और याद रखना है आरबीआई की भी स्थापना हुई है, ठीक है, याद रखना है आरबीआई की स्थापना भी 1935 के अधिनियम से ही हुई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करके, ये याद रखना है आपको, ठीक है। उसके बाद कुछ ज़्यादा इसमें क्वेश्चन नहीं है, ठीक है दोस्तों। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।